नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको गुजारा भत्ता से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ में गुजारा भत्ता की समस्याओं का भी यहाँ पर समाधान करेंगे। पति पत्नी के बीच मतभेद पैदा होने पर अक्सर महिलाओं को ज्यादा समस्याएं आती हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि आर्थिक जरूरत के लिए महिलाएं अमूमन अपने पुरुष साथियों के ऊपर ही निर्भर होती हैं। विवाद की स्थिति में उन्हें आर्थिक तंगी से बचाने के लिए कानून में कड़े प्रावधान किए गए हैं। अगर महिला कमा भी रही है तो भी पति के साथ मतभेद पैदा होने पर उसे गुजारा भत्ता दिया जाएगा। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि वह पति की तरह सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। पत्नी के नौकरी ना करने पर विवाद की स्थिति में कोर्ट महिला की उम्र, शैक्षिक योग्यता, कमाई करने की क्षमता देखते हुए गुजारा भत्ता तय करता है। गुजारे भत्ते में शामिल बच्चों का जो खर्च है वो नहीं है। उसकी देखभाल के लिए पिता को अलग से पैसे देने पड़ते हैं। अगर महिला भी कमा रही है तो उसे भी अपनी कमाई का हिस्सा बच्चों की देखरेख के लिए निकालना पड़ता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने मासिक गुजारे भत्ते की सीमा तय की है। यह पति की कुल सैलरी का 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। पति की सैलरी में बदलाव होने पर इसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। विस्तार से हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता आदित्य रंजन जी आपको गुजारा भत्ता पर ज्यादा जानकारी देंगे। तो अगर आपका भी गुजारा भत्ता से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं और राय ले सकते हैं। फोन करने के लिए आप इन दोनों नंबर पर डायल करें 0120612793 और 012061279338। तो गुजारा भत्ता से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इस मामले पर आज कानूनी जानकारी हमें देंगे आदित्य रंजन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि हमारे तमाम दर्शकों को ये समझाएं कि आखिरकार गुजारा भत्ता जो है वो होता क्या है। देखिए, गुजारा भत्ता जो है कि शादी हो जाती है जब किसी की, तो शादी उसमें अगर टूट जाए या किसी कारण से हस्बैंड जो है अपनी पत्नी को, क्योंकि पत्नियां जो होती हैं हस्बैंड के इनकम पे डिपेंडेंट होती है, निर्भर होती है पति के आय पे, तो पति का ये धर्म है कि अपनी पत्नी को एक इतना अच्छा पैसा दे कि वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार सकती है जी। जहाँ पे कमी कर रहा है पति, खाने पीने में, रहने में, इससे दवा संबंधित है, इसकी और भी जरूरतें हैं जो, इसलिए कानून में ऐसे प्रोविजन है कि जो पत्नी है उसको पति मासिक एक मंथली इनकम एक्सपेंसेस जो होती हैं उनके खर्चे के लिए देंगी। ये उसका मेन पर्पस है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान की धारा 15 और 39 के तहत ये सब कानून बनाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है, यानी कि किन हालातों में महिला को गुजारा भत्ता मिलता है? देखिए, महिला को गुजारा भत्ता मिलने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि एक तो महिला की स्थिति ऐसे होनी चाहिए कि वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही, शी इज अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ, मतलब उसके पास इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपना पालन खुद कर सके, सोर्स ऑफ इनकम नहीं। तब उस केस में, और जो पति है उसके पास इतना इनकम है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेन कर सकता है, गुजारा भत्ता दे सकता है। मान लीजिए कि दोनों बहुत ही गरीब है, दोनों मजदूरी कर रहे हैं, तो उसमें वो क्या बेचारा दे, क्योंकि दोनों ही कमा रहे हैं। और लेकिन ऐसी स्थिति में जो पति अगर नौकरी कर रहा है या उसके पास कोई इनकम है, कहीं से अच्छा कमाता है, और पत्नी बेचारी नहीं कमा पाती है, तो वाइफ शुड बी, मतलब
पत्नी अनेबल होनी चाहिए अपने आप को मेंटेन करने के लिए, जी। और पति के पास इतना इनकम होना चाहिए कि पति उसको दे सके उस केस में, और पति नेग्लेक्ट कर रहा है उसको मेंटेन करने, तब औरत जो है कानूनी कार्रवाई कर सकती है और ले सकती है। अच्छा सर, ये भी बताइए कि अगर महिला कमा रही है, ऐसी सिचुएशन है और पति के साथ मतभेद पैदा हो जाते हैं, तो क्या उस स्थिति में भी उसको गुजारा भत्ता दिया जाएगा? देखिए, महिला अगर कमा रही है तो सेक्शन 125 जो सीआरपीसी का है कहता है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि शी इज अनेबल टू मेंटेन हर, जब वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है उस केस में ही मांगी। लेकिन अब कितना कमा रही है और पति कितना कमा रहा है, और जो मेंटेनेंस होती है औरत की वो पति के लिविंग स्टैंडर्ड से मैच करनी चाहिए, ये देखते हुए भी कोर्ट दे सकती है। मान लीजिए कि पत्नी 25,000 रुपया कमा रही है, पति 25 लाख रुपया कमा रही है, तो उस स्टैंडर्ड से तो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगी। उस स्टैंडर्ड में शादी की गई तो उस केस में इनको दिया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि कई बार होता है जो गुजारा भत्ता मिलता है उसमें बच्चे का जो खर्च है वो कहा जाता है कि शामिल है, शामिल नहीं है। बहुत सारे लोगों में ये असमंजस की स्थिति यहाँ पर है, तो इसको भी जरा क्लियर करें हमारे तमाम दर्शकों के सामने कि गुजारे भत्ते में बच्चे का जो खर्च है वो शामिल होता है या नहीं, क्या बच्चे के लिए अलग से भत्ता मिलता है? जी, गुजारा भत्ता जो होता है 125 में भी होता है और डोमेस्टिक वायलेंस में भी होता है। इसमें क्या होता है कि जब कोर्ट ऑर्डर करेगी और जब हम गुजारा भत्ता मांगने जाएंगे तो जो दरख्वास्त लगाते हैं, जो एप्लीकेशन लगाते हैं, उसमें जब हम मांगेंगे, जब कोई औरत मांगेगी तो उसमें दिखा जाएगा कि एक वाइफ है वो भी मांग रही है और जो बच्चे हैं वो भी मांग रहे हैं। तो जब कोर्ट ऑर्डर करेगी तो दोनों के लिए अलग अलग कर देगी। एक ही ऑर्डर में लिख देगी कि वाइफ को 15,000 रुपया प्रति महीना दे दिया जाए और बच्चे को भी 20,000 रुपया या 10,000 रुपया या 15,000 रुपया वो भी लिख दे। क्लियर लिखा होगा उसी ऑर्डर में कि दोनों को इतना इतना दे दिया जाए उसमें मेंटेनेंस। जी सर, एक और अहम सवाल यहाँ पर कि क्या पति को भी गुजारा भत्ता मिल सकता है? अगर हाँ तो वो कौन कौन से हालात हो सकते हैं? देखिए, सेक्शन 125 जो सीआरपीसी है उसमें पति को गुजारा भत्ता मिलने का ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ वाइफ, बच्चे और जो माता पिता है वो ही मांग सकते हैं गुजारा भत्ता। डोमेस्टिक वायलेंस में भी पत्नी मांग सकती है और बच्चे के लिए मांग सकती है। लेकिन जब डाइवोर्स के केसेस चलते हैं, हिंदू मैरिज एक्ट है, इसमें जब डाइवोर्स के मुकदमा चलता है, किसी ने ये डाला हुआ, पत्नी ने डाल दिया या पति ने डाल दिया, वहां पे जो कानूनी खर्च है वो और मंथली एक्सपेंडिचर है वो पति हस्बैंड भी मांग सकते हैं, पत्नी भी मांग सकती है। तो हस्बैंड मांगेंगे कब? जब उनके पास इनकम नहीं हो और पत्नी इनकम में कमा रही है, उस टाइम जब तक वो केस पेंडिंग है तब तक वो कोर्ट आदेश कर सकती है कि उनको दिया जाए इतने महीने और कानूनी इतना खर्चा दिया जाए। अगर पति नहीं कमा रहा है तो ये हिंदू मैरिज एक्ट में 24 बोलते हैं इसको। जी, मैं आपसे अगला सवाल करूं उससे पहले एक बार फिर से जो हमारे तमाम दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे कि आज हम गुजारा भत्ता को लेकर यहां पर बात कर रहे हैं और गुजारा भत्ता से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप भी कॉल कर सकते हैं। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर जो चल रहे हैं उन नंबर पर आप कॉल करें। तो आज हम बात कर रहे हैं गुजारा भत्ता को लेकर। इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं और आप इस पूरे मामले पर यहाँ पर आदित्य रंजन जी लगातार हमारे साथ हैं जो आज हमें कानूनी जानकारी दे रहे हैं गुजारा भत्ता से जुड़ी हुई। आप उनसे सवाल कर सकते हैं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या मासिक गुजारे भत्ते की सीमा तय है और अगर है तो ये सीमा कितनी होती है? 2001 में अमेंडमेंट के पहले 500 रुपया प्रति महीना होता था। पहले जो कानून था उसमें 500 रुपये प्रति महीना का तय था, लेकिन 2001 में इसको संशोधन किया गया। अब कोई तय नहीं है, अब डिपेंड करता है पुरुष के इनकम पे, जिससे हम मांग रहे हैं, पति का क्या इनकम है, क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इसके हिसाब से डिपेंड करता है और उसी हिसाब से दी जाती है। और इससे कोई ऐसा लिमिट नहीं है। अच्छा, क्या कोई ऐसी कंडीशन भी है जिसमें पति को भी गुजारा भत्ता मिल सके? नहीं, पति को गुजारा भत्ता जो है वो सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें मिलता है।
अगर पति नहीं कमा रहा है, पत्नी कमा रही है जी, तो सेक्शन तो उसमें उनको सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट में के तहत इसमें उनको मिल जाता है। जब मुकदमा चल रहा होता है तो मुकदमे का खर्चा और मंथली इनकम पति को मिल सकता है। अगर पति नहीं कमा रहा है और पत्नी अच्छी कमा रही है तब उस केस में मिल सकता है। जी। अच्छा, एक और अहम सवाल कि सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइन के मुताबिक विवाह विवाद के बाद अलग रह रही पत्नी अगर अपने बच्चों और परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती है तो पति को उसे हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। इसके बारे में थोड़ा अगर विस्तार से आप बता सकें तो। जी जी जी, सुप्रीम अब क्या है कि पत्नी है, पत्नी को तो वैसे भी उनका अधिकार है लेने के लिए, और जब नौकरी कर रही है तो ये माना जाता है कि अपने आप को वो मेंटेन कर सकती है, तो थोड़ा कम हो सकता है उनका गुजारा भत्ता। लेकिन जब वो नौकरी छोड़ दी तो अब वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपने आप को मेंटेन कर सके, तो वो अब फिर वही कंडीशन आ जाती है कि उनके पास पैसा नहीं है, नौकरी छोड़ दिया उन्होंने, बाल बच्चों को भी देख रेख करना है, तो इस जब से ही नौकरी छोड़ेगी उनको मिल जाएगा, उनको अधिकार है कि उनके लिए और उनको रहने का खर्चा, जो मकान का किराया है वो, मेंटेनेंस होता है, बिजली है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, गाड़ी का खर्चा है, ये सब मिल जाएगा। और जो उनके साथ बच्चे हैं, बच्चे के लिए मेडिकल फैसिलिटी जो भी होंगी उसका खर्चा, प्लस स्कूल के एक्सपेंसेस जो भी हैं, स्कूल का जो खर्चा लगे स्कूल की वो दिया जाएगा जी। प्लस आपके जो बच्चे का कपड़ा है, दवाई है, इन सब चीज को, इंटरटेनमेंट का भी बच्चों का जो खर्चा है, अच्छे रहन सहन के हिसाब से वो सभी खर्चा दे देगी। अगर पत्नी छोड़ देती है उसके बाद भी पत्नी को मिलेगा जी। तो गुजारा भत्ता से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप भी फोन कर सकते हैं और राय ले सकते हैं। सर, अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश और नेहा केस में गुजारा भत्ता जो है उस पर अहम फैसला दिया था, वो भी मुझे यहाँ पर याद आया अभी, तो उसके बारे में आप विस्तार से अगर बताएं। देखिए, रजनीश वर्सेस नेहा एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें बताई है, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जो गुजारा भत्ता होता है उसके कई जगह प्रोविजन, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी थोड़ा सा है, स्पेशल मैरिज एक्ट में है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी है उसका प्रोविजन, और मेन जो प्रोविजन है सीआरपीसी में सेक्शन 125 में, भारतीय दंड संहिता जिसको बोलते हैं, उसको सेक्शन 125 में। तो कई बार क्या होता है, जब विवाद शुरू होता है पति पत्नी में, और डोमेस्टिक वायलेंस में भी, तो जब पति पत्नी में विवाद शुरू हो जाता है तो कई जगह हम लोग केस फाइल करना शुरू करते हैं। पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस में कर देगी, फिर जहाँ डाइवोर्स का केस चल रहा है उसमें भी डाल देती है केस, 24 में मेंटेनेंस का केस कर दे दीजिए, और इंस्टीट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट डालती हैं, उसमें भी डाल देती हैं करने के लिए, उसमें भी डाल देती हैं केस, और डोमेस्टिक वायलेंस में भी डाल देती हैं। तो रजनीश वर्सेस नेहा में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि बोला कि जब भी मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन हो जाए, कई मुकदमे हो जाते हैं, तो कैसे कैसे डील किया जाएगा। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक एफिडेविट का फॉर्मेट, जजमेंट के अंत में उन्होंने एफिडेविट का फॉर्मेट दे दिया है, जिसमें कहा है कि हर एक जो पति और पत्नी होंगे दोनों ही, जो भी केस का जो लोग भी गुजारा भत्ता मांगते हैं उनको वो एफिडेविट भरना है। एफिडेविट में सारे डिटेल्स होते हैं, नाम, पता, कितनी आपकी इनकम है, कितनी प्रॉपर्टी है, और दूसरे की प्रॉपर्टी है जो जैसे पत्नी डाल रही तो वो तो अपना डिटेल डालेंगे, कितना कमा रही है, कितना नहीं कमा रही है, और क्या क्या उनके खर्चे हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने बच्चे हैं, और बच्चों को कितनी स्कूल फीस आती है, कितना किराया जाता है, कितना खाने में खर्चा जाता है, कितना कपड़े में खर्चा है, मेडिकल एक्सपेंडिचर क्या है, क्या कोई उनको बीमारी भी है, तो ये सब डाल देंगी। और उनके जानकारी में जो पति के बारे में है, पति कितना कमाते हैं, कितने प्रॉपर्टीज है उनके पास, उस बारे में भी डाल देंगे, कहाँ रहती है, सास ससुर के पास कितना दौलत है, वो कितने दौलत के हकदार होने वाले हैं, ये सब भी डाल देंगे। और एफिडेविट के तहत देना पड़ता है, अगर झूठा देंगे तो आपको सजा भी हो सकती है। लेकिन जो दूसरे पार्टी है, जैसे एक पत्नी डाल रही है तो अपने पति के बारे में हो सकता है उसको पता ना हो कि उसकी सैलरी कितनी है, फिक्स डिपॉजिट कितना है, तो कोर्ट आदेश करती है कोर्ट आदेश करती है कि जो हस्बैंड है वो भी अपना
एफिडेविट फाइल करें उसी तौर पे जो रेजिडेंस वर्कर नेहा के नीचे एफिडेविट बनी हुई है, उसी के साथ उनको एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम इसे भी दिया गया। तो एफिडेविट फाइल करेंगे, एफिडेविट फाइल हो जाएगा तब कोर्ट हाउसिंग में क्या है कि सैलरी स्लिप भी फाइल करनी पड़ेगी, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि जो पहले प्रूव करने की जो प्रक्रिया थी जिसमें काफी मुश्किल होता था, अब वो मुश्किल कम हो गया है। अब सैलरी स्लिप से ही पता लग जाएगा, पति की इनकम जो रिटर्न होती है उससे पता लग जाएगा कितना कमाते हैं, तो कोर्ट को उसमें फैसला देने में आसानी होती है। अच्छा, अभी आपने यहाँ पर जिक्र किया धारा 125 को लेकर आपने यहाँ पर बात की, ये कब कब लगती है? धारा 125 जो है वो कभी भी लग सकती है, उसमें आप कभी भी केस फाइल कर सकते हैं जी। कोई भी पत्नी जिसके पति उनको खर्चा नहीं दे रहा है वो पत्नी कभी भी कर सकती है, और बच्चे भी कर सकते हैं, और बूढ़े माँ बाप भी कर सकते हैं। धारा 125 जो मेंटेनेंस का है जी, उसमें पत्नी भी कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े माँ बाप भी कर सकते हैं। अच्छा सर, एक और अहम सवाल, क्या लिव इन पार्टनर भी गुजारा भत्ता के लिए हकदार है? आप देखना जी, लिव इन पार्टनर को भी अधिकार दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको अधिकार दिया, लेकिन लिव इन पार्टनर कैसे है? लिव इन पार्टनर से क्या है कि अगर मान लीजिए 2 दिन 4 दिन के लिए है तो क्या उसको लिव इन पार्टनर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। लिव इन पार्टनर जो होते हैं ऐसे लिव इन पार्टनर जिनके रहने से ऐसा लगे कि दोनों एज ए पति पत्नी रह रहे हैं, कि मतलब कि थोड़ा इतना ड्यूरेशन होना चाहिए और उनकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि एक अपार्टमेंट ले करके रह रहे हैं, बेशक उन्होंने कानूनी रूप से शादी ना किया हो जी, लेकिन उनके जो रहने का अरेंजमेंट है, एक फ्लैट लेके रह रहे हो या किसी मकान में रह रहे हो, रहना जीना मरना साथ है, खाना पीना साथ है, काम धंधे एक साथ कर रहे हैं, तो ताकि ऐसा प्रस्तुत हो कि वो वाकई में एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं। तो उस कंडीशन में अगर कोई आदमी चालाकी से कहे कि मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैंने शादी नहीं की है, कि मेरी पत्नी नहीं है, तो इस बात को कोर्ट नहीं मानेगी। कोर्ट ये कहती है कि आपने एक चालाकी की है, उस महिला को आप अपने पास रखा हुआ है आपने, और साथ रहते हैं महिला के साथ पति पत्नी के जैसा, और अगर जिम्मेदारी से बचने के लिए आपने शादी नहीं की है तो कानून का लूपहोल का फायदा नहीं उठा सकते हैं जी। तो लिव इन पार्टनर, ऐसे लिव इन पार्टनर जो हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, और तब जब आगे आप नेग्लेक्ट करते हैं उसको मेंटेन करने में, उस केस में आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा जी, वैसे ही मेंटेनेंस देना पड़ेगा जैसे हर एक पत्नी का अधिकार है जी। गुजारा भत्ता पर इतनी अच्छी कानूनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य रंजन जी। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।